नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। सोनिया गांधी सत्ता के लिए तड़प रही है। लग रहा है कि अगर इस बार सत्ता हाथ में नहीं आई तो पहले तो उनके बेटे राहुल गांधी की सांसदी गई, उनका घर मकान चला गया, जो सरकारी मकान का उपयोग पिछले 15 सालों से कर रहे थे वो भी चला गया है। और अब सोनिया गांधी का 10 जनपद जो कि पावर का सेंटर है वो भी हाथ से चला जाएगा। बाप बेटा दोनों कहीं मकान ढूंढने लगेंगे कि अब रहे कहां, क्योंकि लुटियंस दिल्ली में तो उनके लिए जगह नहीं बचेगी। और इसलिए सारी बेइज्जती को सोनिया गांधी और राहुल गांधी खूंट करके पी रहे हैं। जो भी जितनी भी बेइज्जत कर ले कोई भी सहयोगी पार्टी, लेकिन वो तैयार हैं अपनी बेइज्जती सहने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि आज अगर बेइज्जत होकर भी सत्ता मिल गई तभी हम आगे सरवाइव कर पाएंगे। इसलिए विपक्षी एकता की मीटिंग की तैयारी में सोनिया गांधी पूरी तरीके से जुटी हुई है। पिछली बार जो राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे नेगोशिएशन कर रहे थे, जब नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता की मीटिंग बुलाई थी, डेट तय किया था, तो कांग्रेस के पास समय नहीं था, नेता नहीं थे अवेलेबल। खड़गे अपने कामों में बिजी थे, राहुल गांधी विदेशी दौरा पर निकले हुए थे, यूएस में अय्याशी कर रहे थे, और उसके कारण नीतीश कुमार को कांग्रेस के सामने सरेंडर करना पड़ा कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी अवेलेबल होंगे तभी हम तारीख का ऐलान करेंगे। और इसीलिए एक बार विपक्षी एकता की पटना में जो मीटिंग होने वाली थी वो पोस्टपोन कर दी गई। लेकिन इस बार पूरी तरीके से मामला बदल गया है। अब समय का जो चक्र चला उसमें सोनिया गांधी ऐसे पिस गई हैं कि अब उनको लगने लगा कि विपक्षी एकता की मीटिंग का नेतृत्व इस बार कांग्रेस कर रही है, राहुल गांधी कुछ भी करने के योग्य नहीं है, तो वो खुद कमान संभाल ली है। और खुद कमान संभालने के बाद सारी पार्टियों से बेइज्जत हो रही है। पहले सोनिया गांधी ने लेटर लिखा अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को इनवाइट किया, और आम आदमी पार्टी बार बार इस बात के लिए अड़ी हुई है कि अगर कांग्रेस स्टैंड क्लियर नहीं करती है ऑर्डिनेंस के ऊपर तब वो इस बात का फैसला करेगी कि हम विपक्षी एकता की मीटिंग में जाएं या नहीं जाएं। क्योंकि अगर कांग्रेस ने पिछली बार की तरह मीटिंग के दौरान ही अरविंद केजरीवाल की बेइज्जती कर दी और कह दिया कि जो सत्र की बात है, संसद की बात है, वो संसद भवन में होगा, यहां पर चुनाव की बात है, सिर्फ सीटों के समीकरण और गठबंधन की चर्चा होगी, और अरविंद केजरीवाल को फिर दोबारा बेइज्जत ना होना पड़े, इसलिए पहले सोनिया गांधी की बेइज्जती कर दो। यानी कि बेइज्जत करने का दौर विपक्षी पार्टियों के बीच चल रहा है। और सोनिया गांधी ने जो लेटर लिखा उसका जवाब जो मिला है उससे सोनिया गांधी शर्म से लाल हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद सोनिया गांधी को लगता है कि इतने सालों से जिस बेटे को पीएम बनाने के लिए, नेतृत्व करवाने के लिए, कांग्रेस पर का सर्वे सर्वा नेता बनाने की तैयारी में जुटी है और इतने कॉन्स्पिरेसी कर चुकी है, कई कांग्रेस के बड़े नेताओं को बाहर कर चुकी हैं, वो राहुल गांधी अगर इस बार चुनाव में कुछ अच्छा नहीं कर पाया तो सत्ता तो जाएगी ही, हम लोग बेघर हो जाएंगे। और लुटियंस जोन पे जो कांग्रेस का कब्जा है, गांधी खानदान का कब्जा है, वो कब्जा खत्म हो जाएगा। पीएम मोदी उन लोगों को लुटियंस दिल्ली से बाहर कर देंगे। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल के द्वारा बेइज्जत होने के बाद इन्होंने एक नया पार्टनर भी ढूंढा और वहां से भी बेइज्जत हुई, वो है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी पिछले कुछ दिनों से बार बार कह रही हैं कि हम उन पार्टियों के साथ कैसे समझौता करें जो हमारे राज्य में हम ही की आलोचना कर रही है, हम उसके साथ कैसे गठबंधन करें जो हमारे खिलाफ हाईकोर्ट जा रही है, हमारे खिलाफ गवर्नर से शिकायत कर रही है, हमारे खिलाफ आंदोलन कर रही है। और पिछले दिनों तो ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कह दिया था कि तुम हमें और हमारी आलोचना करो और हम तुम्हारी पूजा करें, ऐसा नहीं हो सकता है। टीएमसी पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी। इसके बाद सोनिया गांधी का दिमाग खटका और फिर एक बार बेइज्जत होने के लिए ममता बनर्जी से गुहार लगाने लगी। वो सोनिया गांधी जो कि किसी दूसरी पार्टी
क्षेत्रीय पार्टी के नेताओं से सीधी जुबान से बात नहीं करती थी, उनको उनके मुलाकात के लिए समय लेना पड़ता था। आज वही सोनिया गांधी ममता बनर्जी को लेटर लिख रही है कि आप हमारी पार्टी की मीटिंग में आ जाइए, विपक्षी एकता की मीटिंग में कम से कम आ जाओ, ताकि ये मीडिया में खबर चले कि ममता बनर्जी उस मीटिंग में शामिल थी और बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी के बीच सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। वहां भी ममता बनर्जी उनको आश्वासन तो दे रही हैं, लेकिन साइड से यह भी कह रही हैं कि आपने जो किया है उसकी सजा भी आपको भुगतनी पड़ेगी, और हम अगर बेंगलुरु बैठक में शामिल भी हुए तो वहां पर सारी पार्टियों के सामने आपको जवाब देना पड़ेगा कि क्या कांग्रेस की यही रणनीति है, क्या कांग्रेस इसी आधार पर राजनीति करती है कि सामने में तो सबके साथ एकता की बात करे और उसी के राज्य में जहां उसकी सरकार है वहां पर विपक्षी पार्टी के साथ मिलके, यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े और हाईकोर्ट में जाए, आंदोलन करे, बदनाम करने की कोशिश करे। यानी कि अगर हम आएंगे तो सार्वजनिक तौर पर भी आपको बेइज्जत करके ही छोड़ेंगे। और इसलिए सोनिया गांधी की जो 2 जगह से बेइज्जती हुई, उसके बाद भी सोनिया गांधी रुकी नहीं, अलग अलग पार्टियों को चिट्ठी लिखती रही और हर जगह उन्हें बेइज्जती का सामना करना पड़ा है, क्योंकि विपक्षी एकता सिर्फ आसमानी बातें हैं, हवाई किला हैं, इसमें कुछ हो नहीं सकता। और इसलिए जब पश्चिम बंगाल और दिल्ली में सोनिया गांधी मात खा गई तो उन्होंने बिहार के भी कुछ नेताओं से संपर्क करने की कोशिश की। हालांकि जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी ये दोनों तो इतनी डरी हुई है कि इसको लगता है कि अगर परसेप्शन ऐसा बन गया कि भारतीय जनता पार्टी सीधे यहां पर इन दोनों को टारगेट कर रही है तो फिर हमारा 0 पर आउट होना लगभग तय है। इसीलिए वो कांग्रेस के साथ चिपकी हुई तो है, लेकिन राजद और जदयू दोनों को ही नेता इस बात से नाराज हैं कि दोनों ही पार्टियां इतनी बदनाम हो गई है कि अगर इनके साथ रहते हैं तो फिर हमारा जीतना भी लगभग असंभव माना जा सकता है। और इसलिए जदयू के नेता भी बैठ के कर रहे हैं। सुनील सिंह जो राजद के नेता हैं, उनको जिस तरीके से बेइज्जत नीतीश कुमार ने किया, उसके बाद वो भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अमित शाह से मुलाकात भी उनकी हुई थी, नागमणि की मुलाकात हुई, अब चिराग पासवान और मांझी की पार्टी एनडीए की बैठक में शामिल हो रहे हैं। साथ ही ये और एक्सपेंड हो रहा है, कुशवाहा भी इन्हीं के साथ आएंगे और मुकेश सहनी भी इनके साथ आएंगे। बिहार में कम्युनिस्ट पार्टी और राजद जदयू यही रह जाएगी एक साथ, जिसके साथ कांग्रेस का नेगोशिएशन भी होगा। तो कांग्रेस के लिए वहां कोई स्पेस नहीं है, 1-2 सीटें मुश्किल से लोकसभा में इनको चुनाव लड़ने के लिए दिया जाएगा। लेकिन उससे आगे जैसे ही उत्तर प्रदेश में बढ़ते हैं तो फिर यहां कांग्रेस और सोनिया गांधी की बार बार बेइज्जती हो रही है। उन्होंने समाजवादी पार्टी से भी संपर्क किया है, लेकिन समाजवादी पार्टी जो कि पहले से कांग्रेस की जो स्टेट यूनिट की बैठक हुई थी उत्तर प्रदेश के लिए, उसमें जिस तरीके से प्रस्ताव पारित किया कि किसी और के साथ तो हो सकता है, अखिलेश यादव के साथ गठबंधन असंभव है। और मीडिया में रिपोर्ट छपी, अखिलेश यादव की बेइज्जती हुई और उसका बदला सोनिया गांधी से उन्होंने लिया कि हम इस विपक्षी एकता के पक्ष में नहीं है, हम अपना रास्ता खुद ढूंढ लेंगे। और इसलिए इस बीच उन्होंने केसीआर से मुलाकात की। वो जब मुंबई गए अपने नेताओं से मुलाकात की, शरद पवार से मिलने तक नहीं गए, क्योंकि शरद पवार अभी सोनिया गांधी के खेमे में है और ये अखिलेश यादव इंडिकेट करके आए कि हम तुम्हारी मीटिंग का हिस्सा नहीं रहने वाले हैं। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की ही 2 और पार्टियां यानी बसपा और आरएलडी, बसपा पहले ही मायावती ने यह मान लिया है कि पिछली बार हमें इनवाइट नहीं किया गया और इस बार इनवाइट किया जा रहा है, हम जाएंगे नहीं। सोनिया गांधी के साथ हमारा कोई लंबा संबंध नहीं हो सकता। जो कांग्रेस राजस्थान में हमारे 6 के 6 विधायकों को अपनी पार्टी में मिला लिया, भाजपा पर आरोप लगा रहा है, लेकिन उस पार्टी के साथ हम गठबंधन कैसे करें जो अलग अलग राज्यों में हमारी ही पार्टी को निगलने में लगी हुई है। इसलिए मायावती ने भी सीधा जवाब दे दिया और जयंत चौधरी तो पहले से ही संकेत दे रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। यानी बिहार, पश्चिम बंगाल
उत्तर प्रदेश के साथ साथ अगर दिल्ली और पंजाब को मिला दिया जाए, यानी 40 लोकसभा की सीटें बिहार में, 42 पश्चिम बंगाल में, 80 उत्तर प्रदेश में, 7 दिल्ली में और 13 पंजाब में, यानी कि 182 सीटें लोकसभा की जहां पर है, वहां पर तो कांग्रेस का दाल नहीं गल रहा है। और पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट की बात करें तो पहले से ही कांग्रेस का कुनबा, यूपीए का कुनबा बिखरा हुआ है, क्योंकि जहां 1-to-1 फाइट है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच, वहां तो कांग्रेस बिल्कुल भड़भड़ा के गिरी हुई है। जैसे राजस्थान में 1-to-1 फाइट, सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी की। जैसे मध्य प्रदेश में 1-to-1 फाइट, 29 में से 28 सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी के पास। गुजरात में 1-to-1 फाइट, वहां पर भी सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास। झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे छोटे छोटे राज्यों में तो सामान्य स्थिति है, लेकिन अगर देखा जाए उत्तराखंड में 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास। यानी जहां पर 1-to-1 फाइट है, वहां तो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के आसपास नहीं टिक रही है, और जहां पर गठबंधन की जरूरत है, वहां गठबंधन के सहयोगी नहीं मिल रहे हैं, और इसलिए नॉर्थ इंडिया को छोड़कर साउथ इंडिया पर ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन अगर साउथ इंडिया की बात करें, जहां पर कांग्रेस अपने अस्तित्व को बचाने और कुछ सीटें लाने की कोशिश में लगी है, वहां पर भी कोई गठबंधन सहयोगी ढंग का नहीं मिल रहा है, तमिलनाडु को छोड़कर। अगर बात केरल की करें तो केरल में एलडीएफ और यूडीएफ है, वहां वामपंथी पार्टियों के साथ कांग्रेस का गठबंधन हो ही नहीं सकता, इसलिए वहां पर तो जैसे पहले स्थिति थी वैसे ही आज स्थिति रहेगी। उसके बाद तमिलनाडु में केवल डीएमके के साथ कांग्रेस का गठबंधन है, लेकिन वहां की राजनीति ऐसे ही रही है, एक बार डीएमके, एक बार एआईएडीएमके, यानी इस बार नंबर भाजपा और एआईएडीएमके का है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु पर जोर भी इसलिए दे रही है, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर सबको तमिलनाडु में भेजने की तैयारी कर रही है। पीएम मोदी भी लगातार दौरा करेंगे, और इसलिए एआईडीएमके और भाजपा के गठबंधन को वहां इस बार 20 से ज्यादा सीटें लाने की संभावना दिख रही है। लेकिन दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश में जाएं, जहां कांग्रेस शून्य पर आउट होने वाली है, क्योंकि उसको न तो टीडीपी से गठबंधन करने की कोई संभावना है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रही है, और न ही वाईएसआरसीपी के साथ, यानी जगन मोहन रेड्डी कांग्रेस को भाव नहीं देंगे, क्योंकि कांग्रेस ने लंबे समय तक उन्हें बेइज्जत किया है, इसी के कारण उन्हें अलग पार्टी बनानी पड़ी है। जहां तक कर्नाटक की बात है, इस बार विधानसभा का चुनाव तो जीत पाए, लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि जनता दल सेकुलर, जो कि पहले कांग्रेस के साथ एक बार गठबंधन कर चुकी है, सरकार बना चुकी है, इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन बनाने के लिए तड़प रही है। देवगौड़ा की पार्टी बार बार यह कह रही है कि कांग्रेस के साथ नहीं, क्योंकि इस बीच जो अल्पसंख्यक वोटों यानी कि मुसलमानों को अपने साथ लाने के लिए जेडीएस लगातार कोशिश कर रही थी, वो सारे के सारे मुसलमानों ने टैक्टिकल वोटिंग की कांग्रेस के पक्ष में। इसलिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में भी कोई कांग्रेस का विकल्प नहीं है, न गठबंधन सहयोगी मिल रही है। बात तेलंगाना की है, वहां केसीआर पहले से ही तीसरा मोर्चा में लगे हुए हैं, कांग्रेस का साथ वो कभी नहीं देंगे। महाराष्ट्र की बात जहां तक है, वहां पर कांग्रेस के हाथ में क्या, उनके सहयोगी पार्टियों के हाथ में भी कुछ नहीं बचा। शरद पवार बिल्कुल अकेले रह गए हैं, उद्धव ठाकरे की पार्टी के लोग अभी भी शिंदे के साथ जा रहे हैं। तो महाराष्ट्र में तो एनडीए इतना मजबूत हो चुका है कि वहां के 48 में से 48 सीटों पर इस बार जीत की पूरी संभावना दिखाई पड़ रही है, और नॉर्थ इंडिया में कोई सहयोगी नहीं है। यानी कि सोनिया गांधी जितना भी जोर लगा रही हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं आ रहा है, हर जगह से बेइज्जत हो रही हैं। लेकिन इस बेइज्जती का घूंट भी पी के वो यही चाह रही हैं कि किसी तरीके से इस बार सत्ता के आसपास आ जाएं। अगर ऐसा नहीं होगा तो पहले तो राहुल गांधी लुटियंस जोन से भगा दिए गए, इस बार तो वो अपनी सीट भी नहीं बचा पाएंगी, और फिर 10 जनपद को भी खाली करना पड़ेगा। फिर तो ये मां बेटों के लिए एक ही जगह बचेगा, और वो है इटली जाकर फिर से बाकी की जिंदगी जी ले। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।